वेलकम टू नेक्स्ट लेवल एकेडमी। आज हम लोग इंग्लिश के छठे क्लास में हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब का इंट्रोडक्शन, जानेंगे वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मॉडल वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब्स के जो काइंड्स हैं, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, स्टेटिव, डायनेमिक, लिंकिंग, हैपनिंग, कॉजेटिव। ये सारे वर्ब्स के बारे में जानेंगे। इन्हें डिटेल्स में समझना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अगर यदि हम वर्ब के बेसिक को ना समझें तो फिर हमें जो चैप्टर्स हैं, टेंस, वॉइस, नरेशन, इन्फिनेटिव, जिरंड, पास्ट पार्टिसिपल, तो हमें फिर रूल रेगुलेशंस रटने पड़ते हैं। और अंग्रेजी को रटना, खास करके ग्रामर को रटना, ये बहुत ही टफ काम है। जितना आप रटेंगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। तो ग्रामर ऐसा है कि इसको आप जितने अच्छे से समझेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास वर्ब का इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले वर्ब क्या है? तो वर्ब के दो मायने होते हैं। पहला मीनिंग है कि किसी भी काम को दर्शाने के लिए जिस वर्ड का हम प्रयोग करते हैं वो वर्ब कहलाता है ना। कह सकते हैं द वर्ड विच शोज एक्शन और पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्ब है। तो वर्ब जो है किसी सब्जेक्ट के एक्शन को डिनोट करता है। साथ ही कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी कोई सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म नहीं करता है, लेकिन बिना वर्ब के सेंटेंस तो पॉसिबल है नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो उसके पोजीशन को बतलाता है, पोजीशन को बतलाता है ना। तो इसीलिए हमने कहा कि वर्ब जो है ये किसको बतलाता है? सोज, एक्शन, पोजीशन और स्टेट ऑफ बीइंग, है ना। इसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, ईट, प्ले, डांस, सिंग, टीच, वर्क, गो, है ना। ये सारे के सारे वर्ब हैं। और देखेंगे हमारे पास हैव है, तो हैव के जो रूप हैं हैज, हैव, हैड, हैविंग, है ना। वर्ब के 5 रूप होते हैं। उसी तरह से बी है, एम, इज, आ, वॉज, वर, बिन, बीइंग। तो वर्ब के कितने रूप होते हैं? वर्ब के 5 रूप होते हैं ना। वर्ब के 5 रूप होते हैं। V1 या V5, फिर आता है V2, फिर आता है V3 और फिर आता है V1 प्लस ing इज इक्वल टू V4। अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर वर्ब कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। वर्ब को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। अगर दी वर्ब की बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो है वो एक्शन वर्ब होता है और दूसरा होता है नॉन एक्शन। एक्शन मतलब किसी भी सेंटेंस में उसके कार्य का पता चलेगा। नॉन एक्शन मतलब वहाँ काम का पता नहीं चलेगा। जैसे अगर दी मैंने कहा कि आई एम टीचिंग नाउ, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो मेरा काम क्या है? मेरे द्वारा जो वर्क हो रहा है वो क्या है? टीचिंग है ना, पढ़ाना है। तो यहाँ पर फिजिकल एक्शन हो रहा है, इसीलिए ये एक्शन वर्ब होगा। लेकिन अगर दी मैं कहूँ आपसे कि आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, है ना। तो मैं एक शिक्षक हूँ, तो अभी मैं अपने आप को बता रहा हूँ कि मैं क्या हूँ? एक शिक्षक हूँ। तो यहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जहाँ पर एक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा है उसको हमने क्या कह दिया? नॉन एक्शन। और जहाँ पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो कौन से वर्ब हो गए? एक्शन हो गए। ये वर्ब का नेचर है कि वर्ब नेचर के हिसाब से 2 प्रकार के हो गए। एक एक्शन हो गया और दूसरा नॉन एक्शन हो गया। चलिए अब हम लोग, देर आर 5 फॉर्म ऑफ सर्च। पहला जो है वी नोट, V1 या V5, V2, V3, V4। जनरली बुक में V1, V2, V3, V4, V5 हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा उसको डिफरेंट में, चूँकि V1 और V1 के बदले में ही हम V5 का प्रयोग करते हैं तो इसको एक मान लिया, फिर V2, फिर V3, फिर V4। अब बोलेंगे वी नोट क्या है? तो इसको हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। मतलब जब डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड शामिल हो रहे थे, है ना, ग्रामर के दृष्टिकोण से वर्ड को हमने 8 भागों में बांटा था। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, है ना। तो उस समय जो है जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब था वो 2 लगाकर 2 प्लस V1 जो लिखते थे, ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता था। फिर इसी से इसका निर्माण हुआ V1, V2, V3, V4, V5। तो ये बेसिकली 5 वर्ब फॉर्म्स हैं। तो सबके नाम हैं। जैसे V1 या V5 को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। ये प्रेजेंट टाइम को दर्शाता है। जब भी किसी सेंटेंस में प्रेजेंट समय को दर्शाता है, क्योंकि प्रेजेंट समय को दर्शाता है इसीलिए इसका नाम हमने लिखा प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। दूसरा जो V2 है,
V2 को हम पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। ये बीते हुए समय को डिनोट करता है। जब भी किसी सेंटेंस में, जैसे हमने कहा कि आई टाउट यू, मैंने आपको पढ़ाया, तो ये एक ऐसे एक्शन को बतला रहा है जो हो चुका है, कंप्लीटेड एक्शन को बतला रहा है। अगला है V3, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल एक पास्ट होता है और एक पास्ट का पास्ट होता है, तो इसको हम पास्ट का पास्ट कह सकते हैं। ये V3 हो गया। और अगला जो V4 है, इसको हमने नाम दिया कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब वैसे कार्य जो कंटिन्यूटी को दर्शाते हैं। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, अब मुझे पढ़ाने में मैंने किसी समय पर स्टार्ट किया होगा और किसी समय पर जाकर ये एंड होगा, तो ये जो ड्यूरेशन लग रहा है, ये जो टाइम है ना, ये जो ड्यूरेशन को दर्शा रहा है, तो जब भी ड्यूरेशन को दर्शाएगा तो V4। जब पास्ट के पास्ट की बात करेंगे तब हम V3 का प्रयोग करेंगे, और जब पास्ट की बात होगी तो V2 का, और अगर बात प्रेजेंट की होगी तो हम V1 या V4। तो जैसे प्ले, प्लेज, तो ये V1 हो गया प्ले, और ये क्या हो गया, V5 हो गया। उसी तरह से ईट, ईट्स, एम, इज, आर, फिर है प्लेड है, एट है, वाज, वेयर, ये सब सारे वर्ब के फॉर्म हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लें कैसे ये बनते हैं। जैसे वी नोट में अगर आप देखेंगे जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, देखिए टू प्ले, तो V1 या V5, प्ले या प्लेज। तो V5 कैसे बनाते हैं हम, V1 में अगर हम S या ES को ऐड करेंगे तो यही क्या हो जाएगा, V5 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, V5 हो जाएगा, जो यहाँ पर दर्शाया गया है। सब में क्या है, या तो S या तो ES लगाएंगे, है ना, S या ES लगाएंगे, V5 हो जाएगा। फिर अगर हम V1 में, अगर V1 में या तो D लगा दें या तो ED लगा दें, तो यही क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो जैसे प्ले में ED लगाया, प्लेड हो गया। फिर आपका यहाँ पर हैड में D लगाया, डू में D लगाया, है ना। इसी तरह से V2 और V3 क्या है, इक्वल है। चलिए यहाँ बीन, ये हो जाएगा बीइंग, उसी तरह से हैव में हैड, हैड, हैविंग, डू, डज, डिड, डन, डूइंग, ये वर्ब के 5 फॉर्म्स हैं। इसको कैसे बनाते हैं, अब इसी में से कुछ वर्ब ऐसे हैं जिसके फॉर्म्स आपको थोड़े से डिफरेंट नज़र आएंगे। जैसे ईट, एट, ईटन, है ना। फिर यहाँ सिंग, सैंग, संग। फिर आपका बी का भी एम, इज, आर, बीन, बीइंग। फिर ये डू, डिड, डन। तो आगे हम लोग जानेंगे वैसे बेस वर्ब के फॉर्म जिसके साउंड में चेंज होता है, जिसके राइटिंग पैटर्न में चेंजिंग होता है, वही कहलाते हैं इरेगुलर वर्ब, और जिसका पैटर्न सेम होता है वो रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। तो ये हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि जितने भी इरेगुलर वर्ब हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। ईट, एट, ईटन, बी, वॉज, बीन, है ना। उसके बाद डू, डिड, डन, उसके बाद आपका स्विम, स्वम, स्वम। तो ये वर्ब चार्ट आप जब याद करेंगे तो जितने भी इरेगुलर फॉर्म्स हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, और बाकी जो जनरल है उसमें या तो हम डी लगाते हैं या तो ईडी लगाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, V2 या V3। और V4 में क्या होता है कि केवल ING लगाना पड़ता है। V4 में क्या लगाना पड़ता है, केवल ING। तो V4 बनाना बहुत ही आसान है, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा टफ वर्क नहीं है ना। इसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये वर्ब के 5 फॉर्म्स हैं, बेसिक बातें हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग जो वर्ब है उसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। चलिए देखिए, जो वर्ब है ये 2 भाग में बटा। एक जो है आपका हेल्पिंग वर्ब, एक्जुअली वर्ब या असिस्टेंट वर्ब कह लीजिए। इसकी संख्या कितनी है, 24 है। ज़्यादा ये प्रचलित जो है हेल्पिंग वर्ब के नाम से है। उसी तरह से जो दूसरा कैटेगरी है ये मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब या एक्शन वर्ब। इसमें से ज़्यादा फेमस जो है वो मेन वर्ब है। सबसे ज़्यादा फेमस नाम क्या है, मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब। इसकी संख्या अगर दी बात करें तो इसकी संख्या इनफिनाइट है, मतलब अनगिनत है। तो चूंकि वर्ब का नेचर 2 था, वर्ब का नेचर कितने थे, 2 थे। अगर दी बात करें, एक था एक्शन और दूसरा क्या था हमारे पास, नॉन एक्शन। चूंकि बाय नेचर ये 2 प्रकार के थे, इसीलिए इसको 2 भागों में बांटा। अगर दी वर्ब का नेचर 5 होता
है ना, 5 टाइप्स ऑफ उसके नेचर होते, तो वर्ब भी डिवाइड कितने भागों में होता, 5 टाइप्स में डिवाइड हो जाते, चूंकि नेचर 2 है तो इन्होंने 2 भागों में। फिर क्या हुआ कि जो हेल्पिंग वर्ब है ये भी 2 प्रकार के हुए। तो इसमें से जो पहला वाला पार्ट है वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा क्या है, मॉडल वर्ब है। अब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, तो टोटल 24 में से आपका 11 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है और 13 क्या है, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब किसको बतलाता है, मॉडल वर्ब हमारे मूड को रिप्रेजेंट करता है ना। अब जैसे हम अलग अलग समय में हमारा मूड अलग होता है ना, तो हर एक मूड को दर्शाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, अलग अलग प्रकार के मॉडल वर्ब का निर्माण किया है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो है बेसिकली 3 है और इसी 3 से 11 होता है। जैसे बी है तो एम इज आर वाज वेयर, हैज हैव हैड, डू डज डिड। अच्छा, हमने 2 ही पार्ट में इसको V1 या V2 में क्यों बांटा, क्योंकि वर्ब का नेचर कितना था, 2 ही था, एक्शन या नॉन एक्शन। तो जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है ये 2 भाग में ही डिवाइड होगा, है ना, पहला V1 दूसरा V2। अब बोलेंगे V5, V1 के बदले में ही हम लोग V5 का प्रयोग करते हैं, या तो V1 का प्रयोग करते हैं या तो V5। तो एक सेंटेंस में या तो V1 होगा या तो V5 होगा, दोनों नहीं हो सकता है, ये होगा। मॉडल वर्ब में कौन कौन से हैं, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, सेल है, विल है, शुड है, वुड है, नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज टू, आउट टू। जिसमें से सेल विल का प्रयोग हम लोग जो है जब हम टेंस पढ़ते हैं तो उसमें सेल विल का प्रयोग हम फ्यूचर टेंस में करते हैं। अच्छा, वर्ब का नेचर 2 है, तो वर्ब जो है जो 5 फॉर्म्स हैं तो इसके भी 2 ही कैटेगरी होंगे, एक में V1 या V5 या V2 ये प्योरेस्ट फॉर्म होगा, और दूसरा जो है V3 या V4 ये इम्प्योर फॉर्म होगा। अच्छा, इम्प्योर फॉर्म और प्योर फॉर्म क्यों कहा जा रहा है, इस 5 फॉर्म में से V1 या V2 ही एक ऐसा फॉर्म है जिसको जनरली हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब ये किसी भी सेंटेंस में बिना हेल्पिंग वर्ब के आ सकता है। लेकिन अगर दी हम V4, V3 या V4 की बात करें तो ये कभी भी सेंटेंस में अकेले नहीं आ सकता है, मतलब इसको एक असिस्टेंट वर्ब चाहिए, इसके साथ में कोई ना कोई रहेगा तब ये वर्ब कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना, वो अपने बच्चे के लिए क्या है, पापा है, अपने बहन के बच्चे के लिए क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा, है ना। अब मान लीजिए एक फैमिली में कोई फंक्शन है, कोई बच्चा उसको पापा बुला रहा है, उसी साथ में दूसरा छोटा बच्चा है जो उसको मामा बुलाता, लेकिन चूंकि छोटा बच्चा है उन्होंने पापा बोला तो उस बच्चे ने भी पापा बोल दिया, तो यहाँ कन्फ्यूजन वाली बात हो गई, है ना। तो चूंकि ये कन्फ्यूजन ना हो, जो V3 है V4 है, ये सेंटेंस में ये किस तरह से, अगर दी V4 की बात करें तो ये 3 तरह से हमारे समक्ष आता है, एक तो नाउन की तरह, दूसरा एडजेक्टिव की तरह और तीसरा वर्ब की तरह। अब एक ही व्यक्ति 3 तरह से पेश आएगा तो कन्फ्यूजन तो होगा, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए हमने इसको वर्ब जब पढ़ते हैं तो इसको इम्प्योरेस्ट फॉर्म में रखा है, और अगर दी हम इसको प्योरेस्ट फॉर्म में बना लेंगे तब हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी टेंस समझने में। तो इसको हम आगे देखेंगे कैसे प्योरेस्ट फॉर्म बनेंगे। प्योरेस्ट फॉर्म बनाने के लिए हम लोग कुछ नहीं करते हैं, टेंस के लिए इसके पहले हम बी को जोड़ देते हैं और V3 के लिए हम क्या लगा देते हैं, हैव। ये अभी आप फिक्स कर लीजिए क्यों लगता है, इसके बारे में हम जब टेंस पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि V3 के साथ हैव ही क्यों लगा, V4 के साथ बी ही क्यों लगा। मेरा मन होता मैं V4 के साथ हैव लगा देता, V3 के साथ बी लगा देता, है ना, ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल हुआ, इसको इसके साथ क्यों फिक्स किया गया, इसको इसके साथ क्यों फिक्स किया गया, ये डिटेल्स में आपको पता चलेगा जब हम टेंस आपको पढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट। तो वर्ब कितने प्रकार के, नेचर इसके 2, एक्शन नॉन एक्शन, इसीलिए 2 भागों में बटा, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, चलिए एक पॉइंट यहाँ आप देख लीजिए, इस प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई भी आ सकता है, चाहे V1 भी आ सकता है, चाहे V2 भी आ सकता है, चाहे V3 भी आ सकता है, चाहे V4 भी आ सकता है, चाहे V5। ऐसे समझ लीजिए कि ये प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, इसके सामने आप 5 प्रकार के चॉकलेट रखेंगे तो कहेगा मुझे ये वाला भी चाहिए, ये वाला भी चाहिए, ये वाला भी चाहिए, ये वाला भी चाहिए, पाँचों के पाँचों चाहिए। अब इनको हम मान लेते हैं जो 9th 10th में मॉडल वर्ब को, जो बड़े बच्चे हैं 9th 10th में पढ़ते हैं, तो इनके साथ हमेशा केवल V1 आएगा। कौन आएगा, केवल V1 आएगा। क्यों, क्योंकि जब बच्चे समझदार हो जाते हैं पूरे स्कूल में कोई एक ऐसा लड़का होता है जो सबसे अच्छा फ्रेंड होता है, कोई एक टीचर ऐसा होता है, सारे टीचर में से कोई एक ऐसा होता है जो सबसे उनको लगाव होता है, इसलिए इसके साथ हम क्या करेंगे, V1 को फिक्स कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट। तो हेल्पिंग वर्ब को हमने 2 भाग में बांटा, अब हम मेन वर्ब के बारे में जान लेते हैं।
तो इसका नाम मेन वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है, एक्शन वर्ब है। क्योंकि एक्शन का पता चलता है इसीलिए एक्शन वर्ब कहते हैं। इसकी संख्या अनगिनत है। अब ये होते मेन वर्ब हैं, लेकिन इसके कुछ नाम्स दिए गए हैं। मेन वर्ब में ये रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब कहलाता है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए एक साथ इसका नाम लिखा है। फिर ये होते मेन वर्ब हैं, है ना। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। तो जब हम फाइनाइट वर्ब की बात करेंगे तो फाइनाइट वर्ब जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग चैप्टर 10 हेलो। तो थोड़ी सी माइक डिस्टरबेंस होने के कारण तो कहाँ थे हम लोग? तो हम लोग टाइप्स ऑफ वर्ब देख रहे थे। तो हमने बताया था कि मेन वर्ब होता मेन वर्ब है, इसी में रेगुलर वर्ब इरेगुलर वर्ब है ना। मेन वर्ब इसको दूसरे नाम से जाना जाता है फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। जब हम फाइनाइट वर्ब पढ़ते हैं तो इसी में टॉपिक हमारा टेंस शुरू होता है। फिर ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। जब ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जानते हैं तो यहाँ पर टॉपिक जो है हम वॉइस के बारे में पढ़ते हैं। फिर होता ये मेन वर्ब है, इसको स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब के नाम से जाना जाता है। फिर ये होता मेन वर्ब है, इसमें कॉजेटिव वर्ब, हैपनिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ये कुछ एक्स्ट्रा वर्ब हैं जो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये सारे डिटेल्स में जब हम स्टार्ट करेंगे, वर्ब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग ये जान लें कि रेगुलर वर्ब क्या है, इरेगुलर वर्ब क्या है, इस दोनों में क्या अंतर है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में क्या अंतर है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में क्या अंतर है, होता क्या है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, स्टैटिक वर्ब किसे कहते हैं, डायनेमिक वर्ब किसे कहते हैं, कॉजेटिव वर्ब का क्या यूज है, कहाँ हम इसका यूज करते हैं, हैपनिंग वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब का यूज कहाँ होता है, जब हम वॉइस पढ़ते हैं तो वहाँ लिंकिंग वर्ब का वॉइस बनता है कि नहीं बनता है, ये सब चीज़ डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, हमारे सामने है रेगुलर वर्ब। अब अगर दी आप एग्जाम्पल्स को देखेंगे, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, डांस, डांस्ड, डांस्ड, वॉक, वॉकड, वॉकड। आप एक पैटर्न देख रहे होंगे कि ये जितने भी वर्ब हैं इसके अंत में हमें क्या आ रहा है, सफिक्सेस ईडी या डी आ रहा होगा, या तो ईडी आ रहा होगा या तो डी आ रहा होगा। और साउंड का पैटर्न क्या है, सेम है। तो ऐसे जितने भी वर्ब हैं जिसका साउंड पैटर्न सेम है V2 और V3 का, है ना, इसको हम लोग रेगुलर वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं। कहता है अ वर्ब हुज कंजुगेशन फॉलोज टाइपिकल और डी और ईडी पैटर्न, मतलब वैसे वर्ब जिसके अंत में डी या ईडी लगा हुआ है वो कौन से वर्ब कहलाएंगे, रेगुलर। लेकिन अगर दी वहीं बात करें इरेगुलर वर्ब के तो ये कंजुगेशन को फॉलो नहीं करता है और इसका पैटर्न कैसा होता है, डिफरेंट होता है। जैसे हमारे सामने है ईट, ईट, एट, ईटेन, एराइज, एरोज, एरिजन, डू, डिड, डन, कट, 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 रीड, रेड, रीड, स्विम, स्वम, स्वम। तो ये जो कट 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 है इसका भी साउंड में कुछ अंतर होता है, इसीलिए इसको किस में रखा गया, इरेगुलर वर्ब में। तो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में अंतर आप डिफरेंस समझ चुके होंगे। अगर दी ये पैटर्न को, सिमिलर पैटर्न को फॉलो करता है तो वो रेगुलर वर्ब है, और अगर दी सिमिलर पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, साउंड में अंतर होता है, लिखने का तरीका अलग होता है, तो वो कौन सा वर्ब होता है, इरेगुलर वर्ब होता है। अगला हम लोग पढ़ रहे हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब में अब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या है, देखिए, सब्जेक्ट है वर्ब है, सब्जेक्ट है वर्ब है, सब्जेक्ट है वर्ब है। तो सी के कारण यहां पर क्या लगा है, इज। आई के कारण क्या लगा है, कहने का मतलब सी के कारण इस सेंटेंस में V5 का प्रयोग हुआ है,
इज क्या है V5, और आई के कारण यहाँ पर डोंट है, डू क्या है V1, मोहन के कारण यहाँ पर हैज क्या है V5 है। तो सब्जेक्ट के कारण, किसके कारण, सब्जेक्ट के कारण अगर वर्ब में चेंजेस देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर और पर्सन, है ना, अकॉर्डिंग टू नंबर पर्सन और टेंस, तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के कारण, है ना, उसके नंबर पर्सन या टेंस में जो हम चेंज देखते हैं वही कहलाता है आपका फाइनाइट वर्ब। अ वर्ब दैट एग्रीज विथ इट्स सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ पर्सन एंड नंबर एंड इट्स ऑल्सो शोज टेंस, ये और किसको दर्शाता है, टेंस को दर्शाता है। फाइनाइट वर्ब्स चेंज देयर फॉर्म्स बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट, जो फाइनाइट वर्ब होते हैं वो सब्जेक्ट के हिसाब से अपना वर्ब फॉर्म्स क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। अगर दी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। जैसे यहाँ पर है वी के साथ आर, चूंकि वी प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगा। सी जो है सिंगुलर है इसलिए इसके साथ डज लगा, है ना। तो सब्जेक्ट के हिसाब से जो वर्ब चेंज होता है ना, वैसे वर्ब जो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, है ना, जो टेंस को दर्शाता है वही क्या कहलाएंगे, फाइनाइट वर्ब कहलाएंगे। अगला है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब वैसे वर्ब, सेंटेंस में वैसे वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं हो रहा हो, वैसे वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं हो रहा हो वही कहलाएंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे सी इज गोइंग टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, तो सी इज गोइंग यहाँ वर्ब है, आई एम गोइंग यहाँ वर्ब है, टू बाय तो सी के हिसाब से इज, आई के हिसाब से एम, चूंकि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब चेंज हो रहा है तो यही होगा फाइनाइट वर्ब, एफ वी। ये क्या हो जाएगा, एफ वी। यहाँ पर भी क्या था, एफ वी, फाइनाइट वर्ब। लेकिन ये जो टू बाय है, चाहे सी रहे चाहे आई रहे, क्या ये टू बाय चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो किसी सेंटेंस में, है ना, जो दूसरा वर्ब आता है सेंटेंस में, जैसे टू प्लस V1 या V1 प्लस ING, इस तरह के जो वर्ब है ना यूज होते हैं, जिसका सब्जेक्ट का जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वही क्या कहलाते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। कौन से वर्ब कहलाते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। अगला फिर हम लोग पढ़ मेन वर्ब रहे हैं, और मेन वर्ब में क्या पढ़ रहे हैं, मेन वर्ब में हम लोग ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब पढ़ रहे हैं। ट्रांजिटिव वर्ब सिंपल शब्दों में समझिए, अगर दी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और इस वर्ब का प्रभाव इस ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है, मतलब अगर दी वर्ब विथ ऑब्जेक्ट है, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। वर्ब के साथ क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो वो हम कह सकते हैं वर्ब विथ ऑब्जेक्ट, है ना, वो क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर दी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। जैसे एग्जांपल, सी इज रीडिंग न्यूज़पेपर, ये वर्ब है। अच्छा, वो पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, न्यूज़पेपर। और ऑब्जेक्ट जो होता है या तो व्हाट का जवाब देता है या तो हुम का जवाब देता है, तो वह क्या पढ़ रही है, तो पढ़ रही है न्यूज़पेपर। उसके पढ़ने से है, पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, न्यूज़पेपर पर पड़ रहा है, तो ये होगा ट्रांजिटिव वर्ब, टीवी। आई टीच इंग्लिश एवरी डे, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, है ना, तो मैं पढ़ाता क्या हूँ, अंग्रेजी, व्हाट का जवाब दे रहा है, तो ये भी टीच क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। ही हेल्प्ड हिज मदर, उसने हेल्प किया, किसका किया, है ना, तो अपनी माँ का, है ना, तो ये जो हेल्प्ड होगा ये क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो वर्ब के साथ अगर दी ऑब्जेक्ट आ रहा है और उस वर्ब का प्रभाव, है ना, उस वर्ब के एक्शन का प्रभाव उस ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अब हमने कहा कि सी रीड्स इन द मॉर्निंग, वह सुबह में पढ़ती है, क्या पढ़ती है, क्या का जवाब नहीं मिल रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यही होगा ITV, इनट्रांजिटिव वर्ब। आई टीच एवरी डे, मैं रोज पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, क्या सेंटेंस में मेंशन है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, नहीं, यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है। इसीलिए चूंकि इस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए ITV ये क्या हो जाएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब। अब इन द मॉर्निंग ये टाइम है तो ये एडवर्ब हो जाएगा, एवरी डे टाइम है तो ये एडवर्ब हो जाएगा। और एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ऑब्जेक्ट कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो वर्ब के एक्शन को रिसीव कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ही हेल्प्ड लास्ट नाइट, है ना, उसने मदद की लास्ट, बीते रात को, किसकी मदद की, इस मदद करने का प्रभाव क्या उस एक्शन को रिसीव करने वाला कोई है, नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यही वर्ब क्या हो जाएगा, ITV,
तो आपको ट्रांजेटिव और इनट्रांजेटिव वर्ब मैंने दोनों समझा दिया एग्जांपल से। एन इनट्रांजेटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डजंट रिक्वायर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, है ना, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, लेकिन ट्रांजेटिव वर्ब को क्या चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। तो सी रीड्स इन द मॉर्निंग, सेम सेंटेंस जो मैंने आपको समझाया। स्नेहा वॉक्स द रॉन्ग वे, स्नेहा जो है चलती है हमेशा किस गलत साइड में चलती है। तो इसके चलने से किसी पे इस एक्शन का क्या कोई रिसीव करने वाला है, इस एक्शन को रिसीव करने वाला है नहीं है, एक्शन को रिसीव करने वाला नहीं है, इसलिए रीड्स और वाक क्या हो जाएगा, इन ट्रांजेटिव वर्ब हो जाएगा। तो हमने रेगुलर वर्ब समझ लिया, इरेगुलर वर्ब समझ लिया, फाइनाइट वर्ब समझ लिया, नॉन फाइनाइट वर्ब समझ लिया, ट्रांजेटिव वर्ब समझ लिया, इन ट्रांजेटिव वर्ब समझ लिया। नेक्स्ट अब हम लोग समझेंगे एस्टेटिव ऑफ डायनेमिक वर्ब। चलिए देखिए, जो भी वर्ब स्टेट को बतलाता है, जो स्टेट ऑफ बीइंग को बतलाता है ना, रेदर देन एन एक्शन, मतलब जो एक्शन को नहीं बतलाता होगा, है ना, वही क्या कहलाएगा, स्टेटिव वर्ब कहलाएगा। जैसे बिलीव है, नो है, थिंक है, सपोज है, अंडरस्टैंड है। जैसे आई बिलीव हर, मुझे उसमें विश्वास है। अब मेरे को मुझे या किसी को किसी में विश्वास है, तो विश्वास होना क्या उस एक्शन का रिसीवर्स कुछ पता चल रहा है, नहीं है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर कोई फिजिकल एक्शन का पता नहीं चल रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा एस्टेटिव। इट स्मेल्स गुड, है ना, यह अच्छा सुगंध दे रहा है। अब मान लीजिए कोई फ्लावर से उसका सुगंध अच्छा आ रहा है, तो वहां पर सुगंध अच्छा आना क्या वो कोई एक्शन को डिनोट कर रहा है, एक्शन नहीं डिनोट हो रहा है। तो ये सारे के सारे वर्ब क्या हो जाएंगे, बिलीव, स्मेल, हेट्स, हैव, सीम्स, है ना, ये आपको इसके लिस्ट दिए गए हैं। यही सब वर्ब जो है एस्टेटिव वर्ब के अंतर आता है, फील, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, वांट, नीड। अच्छा, जब हम टेंस पढ़ेंगे इसी के बारे में आपको बताएंगे। एस्टेटिव वर्ब में कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं जुटता, एस्टेटिव वर्ब में कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं जुटता, जुटता है तो उसका मीनिंग अलग होता है, उसका मीनिंग के हिसाब से जुटता है। अगला है डायनेमिक वर्ब, जस्ट इसका अपोजिट है। एस्टेटिव का अपोजिट क्या हो जाएगा, डायनेमिक वर्ब। वैसे वर्ब जिससे फिजिकल एक्शन का पता चलेगा वो क्या कहलाएगा, डायनेमिक वर्ब कहलाएगा। और डायनेमिक वर्ब इज द वर्ब दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन रेदर देन अ स्टेट, है ना, यह किसको बतलाता है। जैसे सी इज रीडिंग अ बुक, तो यहाँ एक्शन है, एक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, डायनेमिक वर्ब हो जाएगा। दो छोटे छोटे टर्म थे, एस्टेटिव वर्ब, डायनेमिक वर्ब, ये भी आपने समझ लिया। नेक्स्ट अगला है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या है, द वेदर इज ब्यूटीफुल, है ना, ये वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है। क्यों, क्योंकि ब्यूटीफुल क्या है, वेदर। तो जब कोई वर्ब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, है ना, के इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करता है ना, दोनों को जोड़ने का काम करता है, वही लिंकिंग वर्ब कहलाता है। लिंकिंग वर्ब्स लिंक द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस टू अ वर्ड और फ्रेज दैट प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। लिंकिंग वर्ब क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन बतलाता है किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा। ही सीम्स हैप्पी, इसके बारे में बता रहा है कि वह बहुत क्या है, खुश दिख रहा है ना। माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर, मेरा फ्रेंड क्या है, एक डॉक्टर है, तो ये भी क्या है, लिंकिंग वर्ब है। तो लिंकिंग वर्ब क्या करता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से क्या करता है, कनेक्ट करता है, सब्जेक्ट, है ना, के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। अगला है हैपनिंग वर्ब, दुनिया में कुछ घटना ऐसे हैं जो अपने आप घटित हो रहे हैं, उसको कोई कर नहीं रहा है। जैसे, है ना, द लीव्स आर फॉलिंग, पत्ते गिर रहे हैं, तो पत्ते गिर रहे हैं, हवा चल रहा है, अपने आप पत्ते गिर रहे हैं। हवा नहीं भी चलते हैं, कभी कभी पत्ते सूख जाते हैं पेड़ पे से, तो अपने आप गिर जाते हैं, है ना, तो ये काम अपने आप हो रहा है। तो वैसे जितने भी वर्ब हैं जो किसी काम के अपने आप होने को दर्शाते हैं, वही हैपनिंग वर्ब कहलाता है। द रेन इज रेनिंग, है ना, बारिश हो रही है, तो बारिश अपने आप हो रही है। द एयर इज ब्लोइंग, है ना, क्या हो रहा है, हवा बह रहा है, तो हवा भी क्या है, अपने आप बह रहा है। हालांकि उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, लेकिन कोई मानव के द्वारा वो चीज़ नहीं हो रहा है, प्राकृतिक हो रहा है, नेचुरल हो रहा है ना। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, हैपनिंग वर्ब। अगला है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब, द वर्ब इंडिकेट्स दैट द सब्जेक्ट causes another person or thing to perform an action। कहने का मतलब यह है कि वैसे वर्ब, है ना, जैसे काम कोई और कर रहा है ना, और उसको बताने का काम अगर हम करेंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ आई हैव माई कार रिपेयर्ड, मैंने अपना कार को क्या किया, रिपेयर करवा लिया। तो एक बात बताइए, रिपेयर जो करवाने गया तो क्या कार को मैंने खुद रिपेयर किया, किसी न किसी के द्वारा हुआ। तो ये जो रिपेयर्ड आया यहाँ पर, है ना, जो हैड आया, यही पॉजिटिव वर्ब हो जाएगा। आई गॉट माई हेयर कट, है ना, तो गॉट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्ब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हेयर कट करने का काम मैंने हेयर कट करवाने के लिए गया, तो किसी के द्वारा हुआ,
तो उस चीज़ को दर्शाने के लिए एक वर्ब का मैंने सहारा लिया गॉट, एक वर्ब का सहारा लिया हैड, एक वर्ब का सहारा लिया मेड, है ना। सी मेड मी क्राई, अब वह मुझे रोने जैसा बना दिया, है ना, रोने रोने पर कर दिया। तो क्या मैं खुद रोना चाहता था? नहीं, किसी के द्वारा ये किया गया। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? कॉजेटिव वर्ब हो जाएंगे। तो ये आज मैंने आपको रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, है ना, उसके बाद लिंकिंग, हैपनिंग, कॉजेटिव वर्ब के बारे में बताया। नेक्स्ट अगर दी आप देखेंगे तो वेबसाइट पर जाकर क्लिक करेंगे nextlevelquiz.com, यहाँ पर जाकर आप इसे जाकर इसमें क्विज में भाग ले सकते हैं। और क्विज में भाग लेने के बाद जो है आप यहाँ से प्राइज जीत सकते हैं। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे? इसको फिल करेंगे। फिर स्टेप 3 है लॉगिन करेंगे। स्टेप 4 में आप जाकर सब्जेक्ट चुनेंगे और जो भी चीज़ का आप तैयारी करते हैं उससे रिलेटेड जवाब देंगे। और स्टेप 4 में आपके पास क्या हो जाएगा? इसको क्विज में जवाब देने के बाद स्टेप 5 में क्या होगा कि जो भी आपका आंसर सही होगा, जितने भी आंसर सही होंगे उसके हिसाब से आपको क्या हो जाएगा? प्राइज मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा। तो ये वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया। वर्ब का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। वर्ब में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है? तो वर्ब में हम लोग पहले पढ़ेंगे PHV। वर्ब में हम लोग पहले पढ़ेंगे, जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे, जो एक क्लास लगेगा। दूसरा क्लास जो है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब खत्म करेंगे तो फिर हम लोग टेंस शुरू करेंगे। फिर टेंस के बाद तीसरा टॉपिक जो है वो हम लोग मॉडल वर्ब पढ़ेंगे। मॉडल वर्ब के बाद चौथा टॉपिक जो है वो हम लोग क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे। पांचवा टॉपिक जो है हम लोग वॉइस पढ़ेंगे। और छठा टॉपिक जो है हम लोग नरेशन। और सातवां में वर्ब एडवांस। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्फिनेटिव, जिरंड, पार्टिसिपल। ये बेसिक टॉपिक है। तो इतने सारे टॉपिक को जब हम टेंस शुरू करेंगे तो आपको अब बच गया आपका वर्ब के बाद एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये 4 टॉपिक हैं, 2 दिन में समाप्त हो जाएंगे इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम टेंस को शुरू कर देंगे। थैंक यू।